नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम विक्रम टॉक्स में। आज जिस शख्सियत से हम बात करने जा रहे हैं और आपको मिलवाने जा रहे हैं, जब उनके बारे में आपको पता चलेगा तो शायद ही आप समझ पाएंगे कि आखिर देवदूत किसे कहते हैं। जितेंद्र सिंह शंटी, फाउंडर प्रेसिडेंट, शहीद भगत सिंह सेवा दल। सर, ये नाम अब मैं ये कहूँ कि लोगों के जुबानों पे नहीं, रगों में हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से जो आप काम कर रहे हैं, शवों को जो मतलब शायद किसी की सोच में भी नहीं आता, वो आपकी सोच में। अब तक सर कितनी डेड बॉडीज आप कर चुके हैं जिनका दाह संस्कार आपने किया है सर? ऐसे तो हम अगर 25 साल की बाट करें तो 45,000 से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन कोविड काल की ही हमारी 4,000 के करीब हो गई, क्योंकि 1362 पिछली थी और 2650 के करीब अभी हुई हैं, जो 1.5 महीने के अंदर ही। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि सरकार की तरफ से आपको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। परमात्मा की कृपा हुई है जी। साथ ही अभी फ्रांस की यूनिवर्सिटी आपको पीएचडी से भी सम्मानित करने वाली है। जी जी। सर, कोविड काल क्या होगा, शायद सबसे मुश्किल वक्त, मैंने आपके भी एक दो इंटरव्यूज में सुना, जुबानी में शायद सबसे मुश्किल घड़ियों को आपने अपनी आंखों के सामने देखा है। मैं चाहता हूं सर, उस एहसास को, उस अनुभवों को हमको बताएं सर। सच मायने में तो उस 1.5 महीने में मैंने जो देखा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, लाशों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि दिन में गिनी भी नहीं जाती थी, देखी भी नहीं जाती थी। और मैं अपने अल्फाज में बोलूँ तो इंसान नहीं मर रहे थे, उस समय इंसानियत ही मर गई थी। वो इसलिए मर गई थी इंसानियत कि जो मर रहे थे या जो उनके परिवार वाले थे, वो एक उम्मीद लगा के बैठे थे, ईश्वर कोई ऐसा कोई रास्ता भेज दे, जरिया, कि उनकी कोई मदद कर दे। क्योंकि जिनके ऊपर उम्मीद थी उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए, उन्होंने टेलीफोन नहीं उठाए उनके। एक बहुत पुराना गीत में सुनता था कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। अरे हम दिल्ली पे नाज कर रहे हैं, राष्ट्रीय राजधानी है, हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, नो ऑक्सीजन नो एडमिशन। अगर एडमिशन कर ली तो 4,000 वाला रूम 20,000 का, फिर आईसीयू नहीं है, आईसीयू है तो 50,000 पे, और वेंटिलेटर नहीं है, वेंटिलेटर है तो लाख रुपए रोज के। 1,000 रुपये वाली एम्बुलेंस 30 से 40,000 रुपये में, 2,000 का इंजेक्शन लाख रुपए में, 500 रुपये जिस ऑक्सीजन जो भरी जाती थी सिलेंडर में, 15 से 20,000 रुपये में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंसानियत मरी है, इंसान नहीं मरे हैं। सर, जब मैं लोगों के बीच में होता हूँ, जब उनसे आपके बारे में पूछा तो वो केवल एक शब्द कहते हैं कि हमने इस कोरोना काल में अगर किसी भगवान को देखा है तो वो भगवान की मूर्ति होती है, वो जितेंद्र सिंह शैंटी है। इस उम्मीदों को किस तरीके से सर आप देखते हैं? क्योंकि आज चाहे वो दिल्ली क्यों ना हो, लेकिन दूर देश में भी अब ये लगता है कि जितेंद्र सिंह शैंटी जैसे होंगे, यही वो भगवान है जो हमारे घरों में आते हैं, हमारे लोगों को बचाते हैं। क्योंकि आप वहाँ गए सर जहाँ कोई भी जाने को तैयार नहीं हुआ, आप वहाँ लड़ने के लिए तैयार हुए। चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ एक तरह से आपने मुहिम छेड़ दी कि बेड मिलना चाहिए, कुछ डेड बॉडीज जिनको हॉस्पिटल रिलीज नहीं कर रही थी उनको आपने रिलीज कराया, और कहीं ना कहीं अपनी भी एक तरीके से अपनी जान को भी आपने जोखिम में डाला। क्या कहेंगे सर? वो वक्त इतना भयानक था कि मुझे एक बहुत मजबूत डिसीजन लेना था। वो डिसीजन करो या मरो वाला था। या तो मैं घर में बैठ जाता जैसे बाकी समाज के, धर्म के, राजनीतिक लोग बैठे, या फिर मेरी 25 साल की मेहनत की परीक्षा थी। जैसे जो जवान फौज में होता है, जब कोई युद्ध नहीं हो रहा होता तो आम दिनों में वो एक सिविलियन की तरह जीते हैं, लेकिन अपनी मेहनत करते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, रेस्क्यू करते रहते हैं मॉक ड्रिल के रूप में। लेकिन अगर वो 25 साल से वो तैयारी ही करते हैं, उनके लाइफ में कोई युद्ध ही नहीं हुआ और एकदम से युद्ध हो जाए और वो उस समय छुट्टी लेके बैठ जाए,
तो ना तो उसको कभी उसकी ज़मीर माफ़ करेगी, ना कभी उसका ईस्ट माफ़ करेगा, ना उसको बच्चे माफ़ करेंगे, ना उसको कभी समाज माफ़ करेगा, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं घर पे बैठ गया और मदद नहीं करी, इतना बड़ा तामझाम मेरे पास है, 18 एम्बुलेंसें हैं, मैन पावर है, वॉलंटियर हैं, और मैं बैठ जाता हूँ तो कोई काम नहीं करेगा, तो क्यों ना आज देश के ऊपर इतना बड़ा बुरा समय आया है और हमारे देश की खातिर, मानवता की खातिर अगर मैं उस रणभूमि में मर भी जाऊं तो मुझे कोई मलाल नहीं है। और यही एक कारण था कि मैंने वैक्सीनेशन भी नहीं कराई पहले। इसलिए नहीं कराई कि अगर मैंने वैक्सीनेशन कराई और मुझे बुखार चढ़ गया या कुछ भी हो सकता है। मेरे कई दोस्तों वैक्सीनेशन कराने के बाद मर गए, हॉस्पिटल से वापस ही नहीं आए। तो मुझे एक डर था दिल में, यार 3-4 दिन 5 दिन के लिए अगर मैं बीमार हो गया तो कौन देखेगा वहाँ, एक दिन की 100 लाशें, और मैं कहीं पॉजिटिव हो गया तब भी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए मैं अपने आप को निछावर कर दिया और मैं हमारे घर में गुरु ग्रंथ साहब के आगे अरदास कर रही मैंने कि ये परमात्मा इतनी शक्ति देना मुझे कि मैं लड़ूं और जीत के आऊं। और हम लड़े वहाँ पे और हम जीते, क्योंकि हमने उस 2600 जो संस्कार कराए हैं 1.5 महीने के अंदर, एक भी परिवार के लोग वहाँ ये नहीं कह सकते कि हम लकड़ी से वंचित रह गए। सर ये नहीं कह सकते, बल्कि वो ये कहते हैं कि हमने जो सोचा भी नहीं था वो देवदूत बन के हमारी ज़िंदगी में आए, और जो मतलब लाशें कोई देखने को तैयार नहीं था उनका जो सम्मान संस्कार किया। यहाँ तक कि जिस सेना की हम अभी सर ने जिक्र किया, सेना के भी कई ऐसे लोगों का सर ने दाह संस्कार किया जो कोविड की वजह से डेथ हुई थी। सर वो एक कैसा समय लगता है जब आप दाह संस्कार के लिए शव गृह में होते हैं, चीज़ें होते हैं, परिवार होते हैं, क्योंकि भावनाएं किस तरीके से आप उनको संभालते हैं, क्योंकि आप न केवल एक दाह संस्कार करते हैं बल्कि उनके परिवार भी उनके साथ होता है चीज़ें, तो उन भावनाओं को कैसे संभालते हैं सर? देखिए, मैंने जो किया वहाँ पे वो मैंने नहीं किया। सबसे बड़ी बात बता दूँ आपको, कोई ऐसी शक्ति थी जो परमात्मा ने मेरे अंदर भेजी, क्योंकि अगर मैं करता वो तो शायद मैं नहीं कर पाता, क्योंकि मैं अपने घर पे 1 बाल्टी पानी की नहीं उठा सकता, लेकिन मैं वहाँ 80-80 किलो लकड़ी उठा लेता था डेड बॉडी के लिए, और 30-30 40-40 संस्कार तो मैं अपने हाथ से करा देता था चिता बना के। तो मुझे लगता है ये कोई ईश्वरीय शक्ति थी। और इस ईश्वरीय शक्ति में मैं ये भी कहूँगा कि उस समय शायद हमारा जो घर का तापमान भी होता है, हम एसी में 24 डिग्री नहीं समझ सकते, उस समय पूरे अपने जो कोविड का प्रोटोकॉल के तहत जो सूट पहनना होता है, जो ग्लव्स से लेके मास्क, पसीने और 47 डिग्री टेम्परेचर, सर कैसा, मतलब ये एक सोच में भी अगर हम सोचें तो भी कितना मतलब भयावह देश। तो आप तो सर उस चीज़ को रोजाना, मैं आपको बता देता हूँ कि जो लाश के जलने का टेम्परेचर होता है वो 500 डिग्री होता है। जी सर। अभी हम एक मशीन लाए हैं वहाँ पे जो एलपीजी से जल रही है, 650 पे जल रही है वो डेड बॉडी, और हम जहाँ खड़े थे वहाँ पे एक लाश नहीं जल रही थी। जी सर। 50 भी होती थी, 40 भी होती थी, 75 भी होती थी, और हम सब हमारे वॉलंटियर बीच में खड़े होते थे। लेकिन 18-18 घंटे पीपी किट में रह के भी जी सर हमें कभी शक्ति कमज़ोर होने का नहीं महसूस हुआ। परमात्मा ने बहुत ताकत दी हमें, लेकिन दिल ना जलता था। बताऊँ मैं आपको, एक तो गुस्सा आता था हमें बहुत, और शर्म भी आती थी। शर्म इस बात पे आती थी कि जिनके लिए समाज ने, जनता ने इतना कुछ किया हो, वो लोग आज सामने नहीं आ रहे। और गुस्सा इस बात पे आता था कि यार 500 फ़ोन आ रहे हैं मुझे डेड बॉडी उठाने के लिए, और मैं 100 भी नहीं उठा पा रहा। मेरे को चाहिए कि मैं और काम बढ़ाऊँ। लेकिन मुझे फिर बहुत एक सियाने व्यक्ति ने, इवन देन मेरी मिसेज ने भी कहा, कहती जब इतना बड़ा प्रशासन फेल हो गया, मशीनरी फेल हो गई, जिनके पास अरबों खरबों का बजट है, आपके पास तो इतना सिस्टम भी नहीं है, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो? जितना कर पा रहे हो उतना करो, बाकी परमात्मा में छोड़ दो। 24-24 घंटे हमने फ़ोन चालू रखे। रात के 2-2 बजे डेड बॉडी हमने कैसे कैरी करी है मैं बता नहीं सकता, क्योंकि घर वाले भी नहीं आ पाए वहाँ पे। कोई कोविड में थे, जी, कोई आना नहीं चाहते थे डर की वजह से।
और सबसे जो मैंने भयंकर रूप देखा कि जो लाशें घरों में पड़ी थी उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। मतलब एक दिन में मैंने एक दिन 42 बॉडियाँ उठाई हैं घरों से, और एक बिल्डिंग से 3-3 भी उठाई हैं, और एक घर से भी 3-3 उठाई हैं। सुबह पिता की उठा रहा हूँ, मेरे एक दोस्त हैं यहीं रहते हैं बिहारों में, आज उनकी माता जी की डेथ हो रही है, मैं लाया हूँ बॉडी, 2 दिन बाद पिताजी की हो रही है, 3 दिन बाद भाई की हो रही है। पूरा परिवार, 3 लाशें घर से आना ये बहुत बड़ी बात है। और मैं कई बार टूट जाता था देख के, और उससे भी मैंने जो जलजले वाले वहाँ पे दृश्य देखे कि एक बेटी 20 साल की आके हमें पूछती है, अंकल संस्कार कितनी देर में हो सकता है? तो मैंने कहा बेटा 5 से 6 घंटे में हो रहा है, लेकिन अब जल्दी भी करा देंगे, आप हमारी एम्बुलेंस ले जाओ और बॉडी ले आओ। किसकी डेथ हुई? कहीं मेरे पापा की डेथ हुई है, और मैं डेड बॉडी अपनी कार में लाई हूँ, और अपनी कार की पिछली सीट पे वो डेड बॉडी लेके आई है। और मैंने जब पूछा बेटे ऐसा क्यों, तो कहने लगी अंकल मैं रात 11 बजे से पापा को लेके 12-13 हॉस्पिटल में गई, हमें किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली, और आफ्टर रात पापा मर गए, और अब सुबह से घूम रही हूँ, किसी शमशान में जगह नहीं मिलती। ये हालत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में थी। अब सोचिए अब क्या हालत होगी उस समय, और हमारा क्या हाल हुआ होगा कि हमारे जैसे मजबूत दिल वाले लोग दिन में 10-12 बार मैं इस बात को देख के रो लेता था कि यार ये क्या हो गया हमारे देश के अंदर, और वो भी राष्ट्रीय राजधानी के अंदर, जो इतनी बड़े बड़े वायदे करते हैं। यहाँ पे पानी फ्री ले लो, बत्ती फ्री ले लो, मेट्रो फ्री ले लो, वाईफाई फ्री ले लो, ऑक्सीजन फ्री नहीं दे पाए। सर जितने भी लोग मरे हैं ये तो कत्ल हुआ है। सर सरकारी तंत्र की विफलता कितनी बड़ी मानते हैं आप? मतलब मैं सीधे नहीं वो पूछ सकता, लेकिन एक तरह से ये कि सरकार की भूमिका जो होनी थी, क्या आप, क्योंकि आप खुद मैदान पे रहे, जिस तरीके से शमशान या अस्पताल की कहीं पे भी जगह नहीं थी, उसको क्या देखते हैं, कहाँ पे लापरवाही मानते हैं सर? देखिए जब पिछला कोविड आया उसके बाद थोड़ा नॉर्मल हुआ तो हमें समय मिला। उस समय में ये सारी तैयारियां करवा सकते थे, चाहे वो और कोविड सेंटर बनाने की हों, चाहे एम्बुलेंस की हों, वेंटिलेटर की हों, ऑक्सीजन प्लांट की हों, मॉर्चरीज की हों, सब में फेल हो गए हैं इन्होंने। बल्कि जो कोविड के सेंटर पहले बनाए थे, चाहे मंडोली जेल में थे, चाहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, एंड ये अक्षरधाम में सर खेल गाँव में, सब बंद कर दिया इन्होंने सोचा एक त्यौहार आया था खत्म हो गया, लेकिन बाकी कंट्रीज में जब आया था तो यहाँ भी आना था, निश्चित था। और इतना बड़ा जलजला आएगा एक कोई सोच नहीं सकता था जी। और वही बात हुई, जिस चीज़ को हाथ लगा रहे थे और जिस चीज़ की नीड हुई, 10-15 दिन तो इतने भयंकर थे जी कि मैं बता नहीं सकता आपको। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जिस प्रकार लोग भारत पाकिस्तान के पार्टीशन को नहीं भूलते हैं आज तक, जिस प्रकार लोग 1984 के कत्लेआम को नहीं भूलते हैं, इसी प्रकार कोविड कांड को कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूल सकते हैं। जो तबाही हुई है बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। सर एक अंतिम सवाल आपसे, क्या जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हों या अदर जो विदेशी संस्थाएं, वो ये कह रही हैं कि तीसरी लहर अभी आना बाकी है? मैदान से आप काफ़ी अधिक वाकिफ़ हैं, और क्या आपको लगता है कि कितनी संभावना है तीसरी लहर आने के लिए, और कितना हम तैयार हैं सर? देखिए बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से आप इसमें अछूते नहीं रह सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि हमारी वैक्सीनेशन की तादाद कितनी बढ़ जाती है, हम लोग वैक्सीनेशन कितनी ज़्यादा से ज़्यादा करा सकते हैं, क्योंकि आबादी हमारी बहुत ज़्यादा है, 130-135 कहते हैं, लेकिन 150 करोड़ लगा के चलो। अब कितने लोग जितनी जल्दी लगवा लेंगे, मुझे लगता है साल तो लग ही जाएगा। उस साल में एक झटका और अगर लग गया तो हालात अच्छे नहीं रहेंगे। हम लोग उसके लिए खास कर मैं क्योंकि दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली का कह सकता हूँ, ये लोग अभी भी प्रिपेयर नहीं है उसके लिए। हमारा बहुत बुरा हाल होगा। अब मैं लोगों को एक संदेश जरूर दूंगा कि जिस प्रकार पानी अच्छा नहीं आता, आप आरओ लगाते हैं, जिस प्रकार बिजली नहीं आती है, आप वेंटिलेटर क्या बोलते हैं उसको, सॉरी घर में लगाते हैं, क्या बोलते हैं, इन्वर्टर लगाते हैं, आप सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं, गार्ड्स रखते हैं, इसी प्रकार अब तैयार हो जाइए आने वाले समय के लिए, जहाँ आप इतने बड़े बड़े मकान बनाते हैं। आज फ्लैट लेने जाओ 1 करोड़ का आता है। अपने घर में कंसंट्रेटर रखिए,
ऑक्सीजन का सिलेंडर रखिए, और उससे भी बड़ी बात, उनको चलाने का तरीका सीखिए। मैं ये बात जो कहने जा रहा हूँ, ये बड़ी एक नोट करने वाली बात है कि बहुत सारे पेशेंट दिल्ली के अंदर इस वजह से मर गए कि उनको ऑक्सीजन तो मिल गई लेकिन लगानी नहीं आती थी। किसी ने तो एक की जगह 3 पॉइंट लगा दी, किसी ने पानी नहीं लगाया, किसी ने इंडस्ट्री वाले लगा दी, उनके लंग्स ख़त्म हो गए। इसलिए ऑक्सीजन आना मिलना बात नहीं है, ऑक्सीजन लगाना बहुत बड़ी बात है। ऐसे तो आप सिरिंज में इंजेक्शन नहीं लगा सकते, हम किसी को ऐसे ना लगा देंगे। इसकी टेक्निक आनी चाहिए आपको, अभी समय है। और अपना अपना कोई जो आपके निजी डॉक्टर हैं, निजी हॉस्पिटल हैं, उनसे टाई अप रखें। आप जितनी इंश्योरेंस करा सकते हैं वो भी कराएं। वैसे दिया तो धोखा ही है इंश्योरेंस वालों ने सबको, पैसे वैसे नहीं दिए किसी को। इसके अलावा कम्युनिटी बेस पे अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, जैसे पड़पड़गंज है, रोहनी है, दिलशाद गार्डन है, तो सोसाइटी बेस पे एक एक एम्बुलेंस खरीदें। आप लाखों की कार रखते हैं, 25-25, 30-30 लाख रुपए की, 6 लाख की एक वैन भी ले सकते हैं आप एम्बुलेंस हो, रखिए, खड़े कर दीजिए उसमें ऑक्सीजन भी रखिए, एक ड्राइवर भी रखिए। अगर आप अगर एम्बुलेंस लेके उसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं, चला नहीं सकते हैं, आप हमसे बात कीजिए, शहीद भगत सिंह सेवा दल चलाएगा उसको, हम सेवा देने के लिए तैयार हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि परमात्मा ना करे ऐसा कोई दौर आता है पेशेंट के लिए, डेड बॉडी के लिए, क्रिमेशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, शहीद भगत सिंह सेवा दल का नंबर 8750905050 87 50 90 50 50 पे संपर्क करके आप उन सेवाओं को 24 घंटे प्राप्त कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस बातों बताएं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए, जो अंतिम में सर ने संदेश दिया है वो सबसे जीवन के महत्वपूर्ण लम्हे हैं कि ऑक्सीजन तो मिल जाती है लेकिन शायद सही टेक्निक पता ना होने की वजह से कई जाने गई हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के जरिए जो आपको संदेश मिल रहा है इसको जरूर अपनाएं। और जाते जाते एक सर से छोटी सी और, क्या सर ऐसा ही चीज़ क्या बच्चों के कोर्स और सिलेबस में भी आना चाहिए? क्योंकि आज की डेट में देखा जाए जिस तरीके से बच्चे घरों में होते हैं 6, 7, 8 के, अगर उन्हें भी सही तरीके से गाइडेंस हो तो वो काफ़ी कुछ मदद कर सकते हैं परिवारों की। बाकी कंट्रीज में ऐसा कंपलसरी है, जैसे हमारे यहाँ सिविल डिफेंस है ना जी सर, उनके यहाँ भी ऐसी क्लासेस लगती हैं, बचपन में ही उनको सिखाया जाता है फर्स्ट एड कैसे करनी है, रेस्क्यू कैसे करना है, कृत्रिम सांस कैसे देना है, कंपलसरी है ये। यहाँ भी करना चाहिए इनको, क्यों नहीं कर सकते ये? अगर ये टोटल सिविल डिफेंस वालों को ही सड़कों पे उतार देते कि जिस घर में कोई पेशेंट है और ऑक्सीजन देनी है, तो वो सिविल डिफेंस वाले बेचारे तैयार होते बच्चे, अगर उन्होंने मेहनत बहुत करी है लेकिन वो जहाँ होनी चाहिए थी, उनको क्या करा, किसी के घर में कोविड हुआ, बाहर टेंट लगा के 2 बंदे बिठा दिए, मोबाइल देके वो मोबाइल चलाए जा रहे हैं, काम कुछ नहीं है वहाँ। टाइम वेस्ट करा, एनर्जी वेस्ट की, पैसे वेस्ट किए। अब पूरी दिल्ली के अंदर इन्होंने मुझे लगता है 1000 से ज़्यादा तो मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। क्या किसी मोहल्ला क्लिनिक में कोविड की दवाई मिली? क्या किसी मोहल्ला क्लिनिक में ऑक्सीजन मिली? क्या किसी मोहल्ला क्लिनिक में कोई डॉक्टर बैठा मिला आपको? 1.5 साल निकल गया कोरोना का, क्या करा मोहल्ला क्लिनिक में? उस मोहल्ला क्लिनिक से ही आप ऑक्सीजन बंटवा देते हैं। वो 2000 का इंजेक्शन जो लाख रुपए का बिका है वही वहाँ से बंटवा देते हैं उसको सिस्टम से करके। उससे भी बड़ी बात, सबको पता है ना, ये किसी से भी बात कर लीजिए, अब नेता से, डॉक्टर से, सबसे, कि हाँ जी हाँ 2000 वाला इंजेक्शन 2 लाख रुपए का बिका है, हाँ जी एम्बुलेंस 1000 रुपये वाली 30,000 की गई है, हाँ जी वो हॉस्पिटल ने बड़े पैसे लिए हैं। सर एडमिशन के पैसे देने पड़े? क्या एक भी केस रजिस्टर्ड हुआ है दिल्ली में? एक भी केस रजिस्टर्ड हुआ है किसी हॉस्पिटल के ऊपर, किसी ऑक्सीजन वाले के ऊपर, किसी ये इंजेक्शन बेचने वाले पे, किसी एम्बुलेंस वाले पे? NSA लगना चाहिए उनके ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगना चाहिए, डिजास्टर एक्ट लगना चाहिए उनके ऊपर। आज देश के ऊपर इतनी बड़ी विपदा आई है और आप लूट खसोट कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। आज दिवाली के ऊपर अगर कोई मिठाई के साथ डब्बा तोल देता है, आप उसको जेल भेज देते हैं। और यहाँ एक एक हॉस्पिटल ने 25-25 लाख रुपए का बिल बना दिया और बंदा मर गया। और अभी आपने देखा लैब वालों का नंगा नाच अभी जो पकड़ा गया है उत्तराखंड के अंदर, लाखों लोगों के वहाँ पे झूठे टेस्ट कर दिए उन्होंने। जब लोगों के घर में रिपोर्ट आनी शुरू होगी जी अब नेगेटिव या पॉजिटिव वगैरह, हम तो कुंभ पे ही नहीं गए। उसके ऊपर कमेटी बैठी, ये लाल वाले, ये मैक्स वाले सब पकड़े गए हैं, सबके ऊपर केस तैयार हो गया है। और इनके ऊपर NSA भी लगना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगना चाहिए, डिजास्टर एक्ट लगना चाहिए, और इनको पब्लिकली इनको दंडित किया जाना चाहिए ताकि आगे किसी का हौसला ना पड़े। और मैं तो ये भी कहूँगा प्रशासन को, LG साहब को,
पुलिस को, सरकार को कि आने वाला अगर कोई ऐसा दौर आता है तो आप अभी से निश्चित करिए किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी, कहाँ से इंजेक्शन मिलेगा, कहाँ से हॉस्पिटल के रूम मिलेंगे, कहाँ से एम्बुलेंस मिलेगी, कहाँ से डेड बॉडी वाली गाड़ी मिलेगी। और जितने ये छुटभैया हॉस्पिटल चल रहे हैं 95% के अंदर मोर्चरी नहीं है। रात को मौत हो जाए तो कहते हैं लाश घर ले जाओ। कैसे ले जाओ कोई की लाश घर पे? जुल्म नहीं कर रहे हैं, वो कानून तोड़ रहे हैं। तो इतना बड़ा जब हॉस्पिटल बना सकते हैं, बिल तो आप लाखों का बनाते हैं, उस समय तो आपका हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, लेकिन लाश रखते समय कहते हैं हमारा तो छोटा सा हॉस्पिटल है, हमारा तो मोर्चरी नहीं है। क्या एक 6x6 की मोर्चरी नहीं बना सकते हैं? कंपलसरी की जाए हर हॉस्पिटल के अंदर मोर्चरी हो, अन्यथा उसके हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाए। हर हॉस्पिटल में मोर्चरी और एम्बुलेंस कंपलसरी होनी चाहिए। बस यही कहना है मेरा। धन्यवाद सर। उम्मीद करता हूं कि इस इंटरव्यू के साथ से सरकार, प्रशासन तंत्र जागेगा और हॉस्पिटल में मोर्चरी के साथ जो अन्य सुविधाओं की बात हो रही है वो मिले, और साथ ही साथ अगर कोई भी हॉस्पिटल या प्रशासन का अधिकारी लापरवाही करते हुए मिले तो उसको सामान्य सजा ना दी जाए, बल्कि NSA के तहत उस पर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।